सोल प्रोप्राइटर में किसी को मसला, या उससे ऊपर जो हमने पढ़ी थी बातें, वो 4 पॉइंट्स, उनमें किसी को कोई मसला मसला है? कोई बात समझ ना आई हो किसी को? आ गई थी समझ? तूबा, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? एब्सेंट क्यों थी? मरियम, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ठीक है। ऑनर्स कौन होता है? और अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो? और अगर कॉपरेटिव्स हैं तो? ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हमने ओवरव्यू तो ले लिया था, अब ये रीड कर लेते हैं इसको बुक से। पार्टनरशिप एग्जिस्ट व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज शेयर्ड बाय एटलीस्ट 2 पीपल। कम अज कम 2 लोग होना जरूरी है। 2 लोग जब पार्टनरशिप में शेयरिंग कर रहे होते हैं, 2 लोग जब शेयरिंग कर रहे होते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग या इन्वेस्टमेंट शेयरिंग, तो वो क्या बन जाती है? पार्टनरशिप बन जाती है। इन मोस्ट केसेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 20। मैक्सिमम कितने? 20। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अकाउंटेंट्स एंड सॉलिसिटर्स। सॉलिसिटर्स कौन से होते हैं? लॉयर्स। ये लॉ फर्म्स होती हैं। A business co-owned by 2 or more people is referred to as partnership. एक बिजनेस जिसके ऑनर 2 या उससे ज्यादा लोग हैं तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। को-ऑनर्स क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स। और वो मिलके क्या बनाएंगे? फर्म बनाएंगे। ये सारी बातें मैंने बता दी थी आप लोग को, क्लियर है सारी बातें? फिर इसके बाद कहता है द पार्टनर पार्टीज अग्री इधर ओरली और आइडियली इन रिटन। या तो ओरली वो एग्री कर लेती हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है कि आप रिटर्न में एग्रीमेंट कर लो। इन राइटिंग टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ जॉइंट एंटरप्राइज, कि वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगी? दोनों मिलके शेयर करेंगी। अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेलिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। रिटन एग्रीमेंट में जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, वो सारी की सारी लिख दी जाती हैं। स्पेलिंग आउट का मतलब है कि उसमें लिख दी जाती हैं। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, वो सारी किसमें लिख दी जाती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख जाती हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट लेटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, ताकि कल को अगर पार्टनर्स में कोई झगड़ा होता है, कोई तजाद पैदा होता है, तो उससे बचा जा सके, इसलिए ये हरकत की जाती है। सच एग्रीमेंट्स टिपिकली इंक्लूडेड द पार्टनरशिप्स नेम। पार्टनरशिप का नाम शामिल होता है उसके अंदर। उसका मकसद क्या है? हर पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है। मतलब अगर एक फाइनेंस ला रहा है, एसेट्स लेकर आ रहा है, स्किल्स ला रहा है, टैलेंट ला रहा है, जो भी बंदे की जो भी कंट्रीब्यूशन है, वो चीज उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। इट ऑल्सो outlines the responsibilities and duties of each partner। हर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी लिखी जाती है उसके अंदर। एंड देयर कंपनसेशन स्ट्रक्चर। कंपनसेशन स्ट्रक्चर मतलब प्रॉफिट, सैलरी पे कोई आ रहा है, प्रॉफिट है, लॉस शेयरिंग कितना है, वो सब का सब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। फर्दरमोर द एग्रीमेंट शुड कंटेन प्रोविजंस फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। अगर नया पार्टनर ऐड करना है तो उसकी भी शराइत लिखी जाएंगी। द सेल ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप एक बंदा अपना इंटरेस्ट बेच के निकलना चाहता है तो वो भी शराइत लिखी जाएंगी अंदर। प्रोसीजर्स फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। डिसॉल्विंग द बिजनेस। अगर पार्टनरशिप खत्म करनी है तो कैसे करनी है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स एसेट्स। और एसेट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब चीजें कहाँ लिखी जाती हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये सब बातें लिख दी जाती हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी पहले, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद वो कहते हैं देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है? अ जनरल पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स फुल शेयरिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी मैनेजमेंट में क्या होगी? मुकम्मल तौर पे शेयरिंग होगी। वो हर किस्म के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, हर किस्म के वोटिंग राइट्स होंगे उनके पास, प्रॉपरली वो इन्वॉल्व होंगे। In a general partnership, each partner has unlimited liability for businesses debt। बिजनेस के डेट के लिए उनकी लाइबिलिटी क्या होती है?
अनलिमिटेड होती है। Professionals such as lawyers, accountants and architects often form journal partnership. Lawyers, accountants या architects ये कौन सी partnership बनाते हैं? Often journal partnership ही बनाते हैं। Limited partnership क्या होती है? Limited partnership is at least one journal partner. Limited partnership में कम से कम एक journal partner होना बेहद जरूरी है। ये बात मैंने बताई थी आप लोग को, बहुत जरूरी है। जिसकी liability क्या होगी? अनलिमिटेड, और कम से कम एक ही लिमिटेड पार्टनर होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो जाए, लेकिन एक लिमिटेड और एक जनरल पार्टनर होना जरूरी है। Whose liability is limited to his or her investment in the business, जिसकी liability क्या है? लिमिटेड है अपनी इन्वेस्टमेंट तक, कि जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वो डूबेगी, इसके अलावा वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। लिमिटेड पार्टनरशिप्स आर ऑफन यूज फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लिमिटेड पार्टनरशिप किसके लिए यूज होती है? हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है। जिन प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रिस्क होता है उसमें किसको घुसा दिया जाता है? लिमिटेड पार्टनर को घुसा दिया जाता है कि अगर नुकसान हो भी तो इसके जिम्मे आए, कोई और लायबल ना हो उसके लिए। वेयर द चांसेस ऑफ लॉस इज सिग्निफिकेंट, जहां पे लॉस का खतरा ज्यादा होता है। जर्नल पार्टनर्स एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ लॉस। जर्नल पार्टनर फिर जो उसमें होता है वो भी उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। while limited partner losses are restricted to their initial investment, तो हमने ये बात की थी ना कि अगर लॉस हो जाता है तो वो सिर्फ उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट तक लॉस होगा, उससे ऊपर वाला जितना भी लॉस होगा वो जर्नल पार्टनर अपनी जेब से या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट देके जैसे मर्जी जर्नल पार्टनर पूरा करेगा। Limited partners do not participate in the management of business but share in profits in accordance with the terms of partnership agreement. उनका मैनेजमेंट में कोई किरदार नहीं होता इतना, लेकिन प्रॉफिट उतना मिलता है जितना के एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है। Usually the general partner receives a large share of profits after the limited partners have recovered their initial investment. उनको उनका थोड़ा बहुत हिस्सा जितना भी है दे के उसके बाद सारे का सारा प्रॉफिट किसका होता है? जनरल पार्टनर का। जनरल पार्टनर्स को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है लिमिटेड पार्टनर से। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड ऑयल ड्रिलिंग पार्टनरशिप एंड रियल एस्टेट पार्टनरशिप। इनमें कौन सी पार्टनरशिप की जाती है? लिमिटेड पार्टनरशिप की जाती है। आपको पता है इनमें लॉस का खतरा कम होता है, ऑयल में और ये इसमें इसमें भला रियल एस्टेट में तो वैसे कम होता है खतरा कि आप डूब जाओ या कुछ हो जाए। वो यही है कि आपको कोई रियल एस्टेट, कौन से होते हैं रियल एस्टेट वाले? प्रॉपर्टी डीलर्स। बस उनको यही खतरा होता है कि अगला बंदा हमारा कमीशन नहीं देगा या कुछ ऐसे, ये खतरा होता है, इसके अलावा कोई खतरा नहीं होता। फिर है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच आर सिमिलर टू जनरल पार्टनरशिप एक्सेप्ट दैट पार्टनर्स आर डू नॉट पर्सनली लायबल फॉर बिजनेस डेट्स एंड अदर लाइबिलिटीज। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसकी तरह है? बिल्कुल जनरल पार्टनरशिप की तरह है। सारे जो राइट्स होते हैं, जो मैनेजमेंट में जिस तरह जनरल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं इसी तरह ये भी इन्वॉल्व होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्लियर हो गया पार्टनरशिप? इसमें कोई मसला किसी को? सारी बातें हमने की थी पहले, एक एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, अभी हमने सिर्फ जस्ट रीडिंग की है। किसको? इस तरह के अगर पार्टनर रखे जाएंगे ना तो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन, बनाना आसान है और इसके ऊपर कॉस्ट भी कम लगती है कि इसको भी आपको रजिस्टर्ड करवाने के कोई पंगे नहीं होते। ठीक है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड्स ड्यू टू मोर ऑनर्स, ज्यादा पार्टनर ज्यादा होते हैं, ऑनर ज्यादा होते हैं तो फंड्स रेजिंग आसान हो जाती है। हो सकता है एक को नहीं दूसरे को कहीं से पैसा मिल जाए, दूसरे को नहीं तीसरे से को, तो फंड रेजिंग जरा आसान हो जाती है इसमें। नॉलेज, स्किल्स और मैनेजेरियल एक्सपर्टीज, अगर एक बंदा पैसा लगा रहा है, एक के अंदर एक स्किल नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे के अंदर वो स्किल हो, उसके अंदर नहीं तो तीसरे के अंदर वो स्किल हो, तो क्या होता है कि स्किल्स भी ज्यादा हो जाती हैं, एक्सपर्टीज ज्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारे मिलके बेहतर काम कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में हमने कहा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब आप हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग कर लो, एक पे इत्तेफाक कर लो, अगर एक नहीं मान रहा, मेजोरिटी मानी हुई है तो माइनॉरिटी को भी आप मना लो, कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है। ठीक है। रेगुलेटरी बर्डन्स कम होते हैं कंपनी की निस्बत, कि आपने रजिस्टर करवानी है अपनी पार्टनरशिप को एसएसीपी के अंडर या कुछ इस तरह के कोई बर्डन्स नहीं होते। बिजनेस इनकम टैक्स एज पर्सनल इनकम ऑफ ईच पार्टनर। अच्छा, आपको एक बात मैं बता दूं, इसमें यह होता है बिजनेस के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप के अंदर
टैक्स लगता है ना, एक तो पार्टनरशिप की इनकम कंसीडर होती है, उसके बाद एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके कहेंगे कि ये पार्टनर्स की इनकम है, ठीक है। लेट सपोज हम बात कर लें अगर कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप में, कितना प्रॉफिट हुआ है? 1 लाख। 1 लाख तो होता है एग्जाम्पल, चलो 1 मिलियन की बात कर लेते हैं हम, 10 लाख प्रॉफिट हुआ लेट सपोज 1 मिलियन का, 1 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। 3 पार्टनर थे या 4 पार्टनर थे, चारों पे डिवाइड किया तो चारों के हिस्से में कितना आया? 2.5 लाख। ऐसे ही 2.5 लाख उसके हिस्से में, 2.5 लाख उसके हिस्से में और 2.5 लाख ही ये चारों के हिस्से में 2.5 लाख आ गया। अब होता क्या है, अगर गवर्नमेंट ने इस इनकम पे टैक्स ले लिया है ना, गवर्नमेंट ने अगर इस इनकम पे टैक्स ले लिया तो गवर्नमेंट जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड हुआ ना उस पे टैक्स नहीं लेगी। गवर्नमेंट क्या कंसीडर करती है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर मैंने एओपी की इनकम पे टैक्स ले लिया है ना, जो पार्टनरशिप होती है उसको कहते हैं एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? आप जहां पे भी पार्टनरशिप पढ़ोगे, पार्टनरशिप अगर टैक्स में आप पार्टनरशिप पढ़ो कहीं पे भी, उसको आप एओपी पढ़ोगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से। अगर एओपी पे टैक्स ले लिया ना, ये एओपी की इनकम है ना, वो कहता है एओपी की इनकम ही इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम कंसीडर की जाती है, जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल इनकम कंसीडर की जाती है। बस एक दफा अगर एओपी की इनकम पे टैक्स लग गया है तो अगर हम पार्टनर की जब इनकम कैलकुलेट करें, जाहिर है एओपी की रिटर्न अलग फाइल होती है, पार्टनर की रिटर्न अलग फाइल होती है, ईच इंडिविजुअल पार्टनर की। तो जो इंडिविजुअल की पार्टनर की इनकम है, जैसे ये 2.5 लाख है, तो ये क्या कहेगा कि मैंने तो, मेरी एओपी ने तो टैक्स दे दिया है, क्या कहेगा, मेरी कंपनी ने, मेरी फर्म ने तो टैक्स दे दिया है, तो मैं अब इस 2.5 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, वो इसको माइनस करवा देगा, इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा कि मैंने अब इस पे टैक्स देना है। तो मतलब इसमें टैक्स क्या होता है? एक दफा चार्ज होता है, 2 दफा चार्ज नहीं होता, जबकि कंपनी में 2 दफा चार्ज होता है। वो मैं आगे आप लोग को बताती हूँ किस तरह। ये बात समझ आई है? थोड़ी सी आगे समझ, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब जैसे अगर मैं कहूँ मैंने 10 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करना है, 10 लाख पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, 10 लाख का टैक्स बना 50,000, ठीक है। ये किसका टैक्स है? 50,000 का। 2.5 लाख का तो 50,000 टैक्स नहीं होगा ना, 2.5 लाख का हम टैक्स कैलकुलेट करके जो इंडिविजुअल है उसके टैक्स में से माइनस करवा देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 50,000 किसका टैक्स था? 1 मिलियन का। ऐसे ही 1 मिलियन पे डिवाइड करेंगे, हमें किसका टैक्स चाहिए? 2.5 लाख का। 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2.5 लाख का टैक्स आ जाएगा, जितना बनता हुआ। जो 2.5 लाख का टैक्स होगा फिर इंडिविजुअल जो रिटर्न फाइल कर रहा होगा उसके टैक्स में से माइनस करवा देंगे। तो ये एक फायदा हो जाएगा कि अगर उसका टैक्स 1,000 रुपया बन रहा है, ठीक है, और इसका टैक्स उसका लेट सपोज कहते हैं 500 बन जाता है, तो इस 1,000 में से 500 माइनस करवा देगा और रिमेनिंग कितना बच गया? 500। तो इस तरह इंडिविजुअल्स को पार्टनरशिप में ये फायदा होता है, ये एक एडवांटेज है उनके लिए। समझ आई ये बात? नहीं समझ आई? आगे समझ, पक्की बात है। देखो मैंने कहा 1 मिलियन था टैक्स, सॉरी इनकम आपको कितनी हुई एओपी को? 1 मिलियन। 4 पार्टनर थे, 2.5 लाख हर पार्टनर की इनकम, ठीक है। 1 मिलियन पे जो एओपी ने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, फर्म ने, पार्टनर ने नहीं, किसने पे किया? फर्म ने पे किया, 50,000 का टैक्स पे किया। अब जब इंडिविजुअल पार्टनर अपनी रिटर्न फाइल करने लगेगा, तो जब उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है वो अपनी एओपी की इनकम भी शो करवाएगा, क्योंकि उसने अपना पार्टनरशिप दिखाई भी है कि मैं पार्टनरशिप में हूँ, वो अपनी एओपी की इनकम भी शो करवाएगा। लेकिन साथ ही वो ये बता देगा कि एओपी टैक्स पे कर चुकी है, तो अब मुझ पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ये रूल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये रूल लिखा हुआ है कि अगर एओपी ने टैक्स पे कर दिया है तो पार्टनर से हम उसकी जो प्रॉफिट उसको दिया है, क्योंकि वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया होगा 50,000, ये जो 1 मिलियन था इसमें से 50,000 माइनस करके जो 9.5 लाख था वही डिवाइड हुआ होगा ना, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर एओपी ने प्रॉफिट पे कर दिया है तो पार्टनर से आपने उस इनकम का हिस्सा प्रॉफिट नहीं लेना, मतलब उसकी कोई और भी इनकम होगी, लेट सपोज उसकी इनकम बिजनेस की कोई इनकम है, अदर सोर्स की कोई इनकम है, किसी भी किस्म की कोई और भी इनकम है उस बंदे की, लेकिन वो उन सब पे टैक्स देगा, वो पार्टनरशिप की एओपी की इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा। इसका जितना भी टैक्स बनता हुआ वो अपने टोटल टैक्स में से माइनस करवा देगा। समझ आई बात? ये एक एडवांटेज है किसमें? पार्टनरशिप में। इसलिए उसने कहा है, इसको एडवांटेज में लिखा है कि बिजनेस इनकम टैक्स एज पर्सनल इनकम ऑफ ईच पार्टनर। जो बिजनेस इनकम है वो पर्सनल इनकम कंसीडर की जाएगी हर पार्टनर की, और अगर बिजनेस इनकम पे टैक्स लग गया है
तो पर्सनल इनकम पे टैक्स फिर नहीं लगेगा, ये बात याद रखनी है। टैक्स अगर उसमें नहीं लगा, हाँ, अगर एओपी ने टैक्स पे नहीं किया फिर इंडिविजुअल पार्टनर टैक्स पे करेगा, ठीक है। एओपी ने अगर टैक्स पे नहीं किया तब इंडिविजुअल पार्टनर टैक्स पे करेगा, अदरवाइज इंडिविजुअल पार्टनर एओपी की इनकम पे टैक्स पे नहीं करता। ये बात क्या रेट, हाँ टैक्स सेम ही बनता है, रेट चेंज हो जाते हैं लेकिन टैक्स सेम ही बनता है, ठीक हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, सबसे बड़ा मसला। फिर प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग में मसले हो जाते हैं, सबसे बड़ा मसला ये। फिर डिफिकल्टी इन एग्जिस्टिंग और डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को अगर कंटिन्यू करना है तो भी मसला, पार्टनरशिप को खत्म करना है तो भी मसाइल। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग पार्टनर्स, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं पार्टनर्स के। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े या तजाद। लिमिटेशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इसमें भी कम होती हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज है। अब हम कंपनी की तरफ चलते हैं। कंपनी का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कंपनी की, तो इसलिए सारे जाग जाओ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कंपनी क्या होती है बेसिकली? सबसे पहली चीज कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कंपनी किसकी बेस पे चलती है? सेपरेट लीगल एंटिटी की बेस पे। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। उसके ऑनर से सब के सब क्या है? जुदा जुदा है। ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन है, कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन है। कंपनी को कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो वहां के शेयर होल्डर्स होते हैं वो नेचुरल पर्सन होते हैं और कंपनी इटसेल्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। सारी इवेंट, सारे ट्रांजैक्शन कंपनी की क्या होती हैं? अलहदा होती हैं। समझ आ गई बात? दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जितने भी ऑनर्स हैं सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सबकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। आपको पता है अगर कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट आता है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं ऐसे ही, और अगर ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ऐसा क्यों? इसकी मुझे लॉजिक बतानी है। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? ये नहीं कहना कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है इस, हाँ कंपनी में ही तो होती है ड्राइंग्स। ये नहीं कहना कि कैपिटल जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है, ड्राइंग्स डेबिट नेचर की होती हैं इसलिए डेबिट होती हैं, और ये जो है कैपिटल क्रेडिट नेचर का होता है इसलिए क्रेडिट होता है। इसकी मुझे रीजन बतानी है कि ये क्यों क्रेडिट होता है कैपिटल। इस लाइन के अंदर ना इसकी सारी बात छुपी है। बिजनेस हैज यस, बिजनेस और ऑनर क्या है? दोनों अलहदा चीजें हैं। ऐसे ही ना, अगर बिजनेस ऑनर से कुछ लेता है तो वो बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है कि नहीं है? और लाइबिलिटी किस नेचर की होती है? क्रेडिट नेचर की। इसलिए बिजनेस में ऑनर कुछ भी देता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इसी तरह ऑनर अगर बिजनेस में से कुछ निकालता है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस नेचर का होता है? डेबिट नेचर का। इसी वजह से ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, बात याद रखना। समझ आई बात की? ठीक है। इसीलिए कैपिटल जो है वो कैपिटल इटसेल्फ, ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है। समझ आ गई बात? इसलिए ये क्रेडिट होता है। दूसरा, इसमें क्या होती है? सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितने भी ऑनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बिजनेस के कर्जे हैं, जैसे मर्जी उतारे बिजनेस, किसी और का सरोकार नहीं है।
आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ठीक है, तो या डिफॉल्ट कर गई है, बैंकरप्ट हो गई है, तो क्या होगा, इसके अंदर सारे का सारा कर्जा जो है पहले तो एसेट्स बेच के कंपनी के पूरा किया जाएगा, और अगर उसके बाद भी कोई लायबिलिटी बच जाती है तो कोई शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होगा कि वो अपने घर से लाके कर्जे पूरे करे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंपनी के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाने हैं, आपके अंदर कंपनी अगर आपने बनाई है, स्मॉल मीडियम साइज कंपनी बनाई है, कंपनीज डिफरेंट टाइप की होती है, मैं वो सारी आपको बताती हूँ। एक होती है स्मॉल कंपनी होती है, एक स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी होती है, इसके बाद एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है, डिफरेंट टाइप्स की कंपनी है। तो इसके अंदर कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए हुए हैं कि अगर स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। अगर वो कंपनी 3 डायरेक्टर्स पूरे नहीं करती किसी भी टाइम पे, और रखे ही सिर्फ 3 से ज्यादा हो सकते हैं, एक कंपनी है जिसने रखे ही सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हुए और एक डायरेक्टर्स उनका छोड़ के चला गया, तो वो कंपनी हट जाएगी, उसको नहीं कहेंगे ये स्मॉल कंपनी है। समझ आ रही है? इसी तरह पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर एसईसीपी की या कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 7 डायरेक्टर्स होना जरूरी है। किसी भी टाइम पे अगर उस कंपनी के 7 डायरेक्टर्स पूरे नहीं होंगे तो उसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी के दर्जे से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। हर कंपनी के पास लाइसेंस होना जरूरी है, हर कंपनी के पास एसईसीपी की इजाजत होना जरूरी है कि वो खुद को कंपनी रजिस्टर्ड करवा भी सकती है या फिर नहीं करवा सकती। किसकी? आपका नाम अब्दुल राफे है? क्यों? आपका नाम अब्दुल राफे है, क्यों है? आपका नाम अब्दुल राफे की जगह अब्दुल बासे भी हो सकता था, क्या हर्ज था इसमें? तो बस फिर उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, कंपनीज ने कानून में ये बात लिख दी गई है, आप कानून को नहीं बदल सकते, जिसने कानून बनाया उसकी मर्जी, उसने ये बात लिखी हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक कानून में बात लिख दी गई है, लिख दी गई है, उसको हम बदल नहीं सकते, हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? अब कंपनी की हम टाइप्स देखते हैं। कंपनी की सबसे पहली टाइप जो होती है, एक होती है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, एक हमारे पास होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, बल्कि एक होती है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और एक होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी सेम ही होती है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? ये वो कंपनीज होती हैं जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते, जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे होते। ये छोटी सी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका ज्यादातर लोगों को, फैमिलीज को या फ्रेंड्स को पता होता है। ये पब्लिकली ट्रेड नहीं होती कंपनी, इसका पब्लिकली सबको नहीं पता होता। ये होती है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, जिसके ट्रेड नहीं कर रहे होते शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे, कोई भी किसी टाइम पे भी जाके इनके शेयर्स नहीं खरीद सकता। उस कंपनी को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। इसके बाद होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी। ये कौन सी कंपनी होती है? ये वो कंपनी होती है जिसके पब्लिकली ट्रेड कर रहे होते हैं शेयर्स। कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे जाके, हम में से भी कोई जाके मुंह उठा के जब जिसका दिल करे जाके शेयर्स खरीद सकता है, कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये होती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी। अब ये जो शेयर्स इशू करती है ना कंपनीज, ये 2 तरीके के शेयर्स इशू करती है। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, ऑर्डिनरी शेयर्स सस्ते होते हैं, प्रेफरेंस शेयर महंगे होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स सस्ते होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स महंगे होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर सस्ते क्यों होते हैं और प्रेफरेंस शेयर महंगे क्यों होते हैं, ये मैं वजह बताती हूँ। ऑर्डिनरी शेयर्स में क्या होता है कि आपको जो है वो शेयर्स नॉर्मल मार्केट प्राइस पे मिलता है। अगर जो है वो शेयर की फेस वैल्यू होती है, शेयर के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, इतने का शेयर है,
ठीक है। और जब आप मार्केट से जाके खरीदते हो तो आपको फेस वैल्यू पे कभी शेयर नहीं मिलता, वो आपको मिलेगा प्रीमियम के ऊपर या फिर डिस्काउंट के ऊपर। दो तरीके से कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। शेयर की तीन वैल्यूज होती है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्रीमियम वैल्यू और एक होती है डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है बच्चों? फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि अगर ये लेट सपोज एक शेयर है, इस शेयर के ऊपर 100 रुपया लिखा हुआ है तो मतलब ये शेयर की फेस वैल्यू है। ठीक है। आप मार्केट से खरीदने गए हो, आपको मार्केट वैल्यू पे मिली है दैट इज 120। ये जो ऊपर वाला 20 रुपए है ये प्रीमियम है। ये क्या होता है? प्रीमियम। आप खरीदने गए हो, आपको मिला है डिस्काउंट पे दैट इज 80 रुपीज, जो ये 20 रुपए कम पे मिला है ये डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है। प्रॉपरली शेयर्स खरीदने की, जब कंपनी के कोई शेयर्स खरीदता है, कंपनी की प्रॉपर एंट्री पास होती है। जर्नल एंट्री सीख ली है ना? अगर मैं कहूँ मैं शेयर खरीदने गई हूँ, ठीक है, और मेरी कंपनी का किसी ने, कोई भी आया है, आमना आ गई, आमना ने आके मेरी कंपनी का शेयर खरीदा है, उसने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा 120 रुपए का, मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगी। मैं क्या इसकी एंट्री पास करूंगी? मैं करूंगी कैश डेबिट होगा मेरे पास, 120 रुपए का कैश आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा? 120 का मैं कैश डेबिट करूंगी। ठीक है। शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा शेयर इशू है। कितने से क्रेडिट करूंगी ये बताओ? 100 से करूं 120 से? 120 से क्यों? और 100 से क्यों? क्योंकि हमारी पार प्राइस 100 रुपीज है। हमने जो अपने पास शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है ना, वो 100 रुपीज का शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है। हम जितना रिकॉर्डेड है उससे ज्यादा की अमाउंट पे कैसे मैं कर लूं? डिस्काउंट वाला टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़ा है ना? तो क्या अकाउंट रिसीवेबल जितनी अमाउंट से रिकॉर्डेड होता है उतने से खत्म नहीं करते हो? अगर वो बाद में डिस्काउंट आप अवेल करते हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत चलते हैं ना उसके अंदर, पढ़ लिया है ना ये चैप्टर? चलो ये पढ़ लोगे। तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 100 से, बाकी बचा 20 का डिफरेंस, वो प्रीमियम के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। कितने का? 20 का। समझ आई बात? ये इस तरह इनकी प्रॉपर जर्नल एंट्रीज पास होती हैं शेयर की। तो शेयर तीन तरीके से इश्यू होता है, या तो फेस वैल्यू पे, अगर फेस वैल्यू पे इश्यू होता है कैश टू शेयर कैपिटल सीधी सीधी एंट्री है, या तो डिस्काउंट पे इश्यू होगा या फिर प्रीमियम पे इश्यू होगा। अब ऑर्डिनरी शेयर सस्ते होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? महंगे होते हैं। अब इन दोनों का फर्क क्या है? ऑर्डिनरी शेयर वाले को तमाम हक होते हैं, सारे वोटिंग राइट्स मिलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस किस को बिठाना है वो ये डिसाइड करेगा। ऑडिटर कौन होगा कंपनी का वो ये डिसाइड करेगा। हर किस्म का राइट होता है, इसके पास वोटिंग पावर होती है ऑर्डिनरी शेयर वाले के पास। हर शेयर के बदले में एक वोट। अगर एक बंदे के पास 5 लाख शेयर है तो उसके पास वोट भी कितने हैं? 5 लाख वोट्स हैं। प्रेफरेंस शेयर वाले को कोई हिस्सा नहीं मिलता वोटिंग राइट, उसके ऊपर उसको नहीं कहा जाता कि भाई आप आके वोटिंग राइट में शामिल हो या कुछ। हालांकि महंगे हैं ये प्रेफरेंस शेयर्स, महंगे होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर महंगे क्यों होते हैं? महंगे इसलिए होते हैं कि इनको प्रेफरेंस मिलती है। जब भी प्रॉफिट होगा इनकी एक परसेंटेज डिसाइड होती है, सबसे पहले इनको प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है, उसके बाद अगर प्रॉफिट बच जाए तो फिर ऑर्डिनरी शेयर्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले किसको प्रॉफिट दिया जाएगा? प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस वालों को देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो किसमें डिवाइड कर दिया जाता है? ऑर्डिनरी वालों में डिवाइड किया जाता है। समझ आई बात? अगर किसी साल लॉस हो गया तो ये बात तो डिसाइडेड है, प्रॉफिट इस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये पता होता है ना। लेकिन अगर किसी साल लॉस हो गया और अगले साल प्रॉफिट हो गया तो प्रेफरेंस वाले को पिछले साल का भी प्रॉफिट दिया जाएगा और इस साल का भी प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर फिर कोई अमाउंट बच जाएगी प्रॉफिट की तो ऑर्डिनरी वालों को दी जाएगी। कंपनी खत्म होगी है, वाइंड अप होगी है, डिसॉल्व होगी है, सबसे पहले एसेट्स से डेट पूरे किए जाएंगे। डेट पूरे करने के बाद एसेट्स बच जाते हैं तो सबसे पहले किसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाएगी? प्रेफरेंस वालों की। उसके बाद जो भी बचेगा वो किसका होगा? ऑर्डिनरी वालों का। शेयर्स, सिक्योरिटीज को। डिबेंचर्स क्या होते हैं? किसी कंपनी को हम अगर लोन देते हैं तो वो हम उसके बदले उनको शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं। हम किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं और उन्हीं को शेयर्स प्रोवाइड करें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सबसे पहले प्रेफरेंस वाले, इनका नाम ही इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर रखा गया। सबसे पहले प्रेफरेंस वो इंटरेस्ट होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। हम यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
मैंने आप लोग को अभी क्या कहा, अगर एसेट्स बचे हैं कंपनी के तो सबसे पहले क्या की जाएगी, लाइबिलिटीज अपनी पे की जाएंगी। ऐसे ही लाइबिलिटीज पे करने के बाद कोई एसेट बचते हैं तो सबसे पहले हिस्सा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद जितना भी होगा ऑर्डिनरी वालों को। क्लियर होगी बात। ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है, सारी जिंदगी आपको काम आनी है बातें, फाइनल में भी कैफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद एक होती है आईपीओ। आईपीओ हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है, जब कोई कंपनी जिंदगी में पहली बार अपने शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करने जाती है, मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी पहली दफा पब्लिक हुई है, ठीक है, और वो पहली दफा अपने शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करने जा रही है, जिंदगी में पहली दफा उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे, उसको कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। समझ आई। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, जब कोई कंपनी जिंदगी में पहली दफा अपने शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करेगी, उसके शेयर्स पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज में आएंगे, या कोई कंपनी पहली दफा लिस्टेड कंपनी बनेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। समझ आ गई बात। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक होता है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, अगर आप कोई नए शेयर्स इशू करते हो, ठीक है, वो तो होता है कि आपने कैपिटल इशू किया, लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करते हो, जो पहले ही आपका शेयर होल्डर है, जिसके पास पहले ही आपके कंपनी के शेयर्स हैं, आप उसको दोबारा अपनी ही कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, उसको कहते हैं राइट इशू। ये भूलनी नहीं है बात। राइट इशू क्या होती है, समझ नहीं आई। पुराने शेयर होल्डर्स को ये कंपनी है, इसका एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास इस टाइम पे 50,000 शेयर है। एक कंपनी है, एक बंदा है मिस्टर बी, शेयर होल्डर मिस्टर बी के पास 60,000 शेयर है। हमने 10,000 मजीद शेयर्स इशू किए, ये 10,000 शेयर्स हमने मिस्टर ए को इशू कर दिए। हमारा पहले शेयर होल्डर है, ये पहले शेयर होल्डर है ना निम्रा। जो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करेंगे, उसको हम कहते हैं राइट इशू। ये 10,000 में नए शेयर्स इशू कर रही हूँ ना, ये जो नए शेयर्स में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू, मिस्टर बी भी हमारा शेयर में, ये 10,000 अगर मिस्टर बी को इशू करती हूँ तब भी ये राइट इशू है। वो बंदा अगर मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करूंगी, उसको हम क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। क्लियर होगी बात। इसके बाद हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हो सकता है उसमें से कोई बंदा शेयर होल्डर भी हो, मतलब शेयर होल्डर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कहते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में होते हैं, बिजनेस में आके काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं कंपनी के अंदर। वो कौन से डायरेक्टर्स है हमारे पास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी में आके काम नहीं करते, बस एजीएम पे आ जाते हैं मशवरा देने, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने, बस इसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं होता, वो बस मशवरा देने आते हैं। ये होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बाकी इसकी रीडिंग हम कल कर लेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, ठीक है। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म करके फिर हम आगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पहले प्राइवेट कंपनी होती है, जो कंपनी पहली दफा जिंदगी में अपने शेयर्स इशू करेगी ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वो क्यों करती है, गुड आंसर क्वेश्चन। वो इसलिए करती है कि उसको फंडिंग की जरूरत होती है। प्राइवेट कंपनी के पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कम होता है, अगर वो शेयर्स इशू करके फंड रेज करना चाहती है तो प्राइवेट कंपनी के पास बहुत मिनिमम लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ज्यादातर उनकी फैमिलीज या फ्रेंड के लोग होते हैं, ठीक है। अब अगर उसको ज्यादा फंड चाहिए तो वो अपने शेयर्स क्या करवाती है, अपने आप को लिस्ट करवाती है पब्लिकली कि कोई भी बंदा आके उसके शेयर्स खरीदे ताकि उसके पास पैसे। आगे समझ।